वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन इतिहास के आज ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी परीक्षा लिखित होने वाली है, जिनमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाने हैं। उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए तो भी महत्वपूर्ण होने वाला, चूँकि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न बनने वाले हैं। तो आपको मैं उत्तर लिखने की शैली भी बताऊंगा, कैसे उत्तर लिखा जाता है ये भी बताऊंगा, और प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास करूंगा मुख्य रूप से। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर सॉल्व होगा आपका, यानी कि मैं हल करवाने का प्रयास करूंगा। सॉल्व मॉडल पेपर होगा 2022 का, ये मध्यकालीन इतिहास का। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और पेपर का नाम आपके क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक के समय काल के बारे में हमको पढ़ना है। बड़े विस्तार से हम प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, एकदम से रट लीजिएगा। ओके, सेकंड सेमेस्टर का बीए सेकंड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास या इतिहास जो आप में है उसी में ये आएगा। रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे ये। और आइए देखते हैं हम कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और उनके उत्तर आप कैसे लिखिएगा। देखिए, आपके समक्ष आ चुका है बीए प्रथम और सेकंड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1757। 1206 में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती। 1757 आते आते क्या होता है? जो मुगल वंश होता है उसका पतन होता है। यानी आप देखिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में हमको ओवरऑल पढ़ना है। ओके, ठीक है। 1206 में मुगल जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और प्लासी का जो एक प्रकार से प्लासी का प्रथम युद्ध होता है, प्लासी नहीं, पानीपत। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी की वंश में। वहीं पर लोदी वंश का अंतिम जो है राजा होता है इब्राहिम लोदी, उसको हरा करके बाबर जो होता है वो शासन प्रारंभ करता है और यहीं से मुगल वंश की स्थापना शुरू हो जाती है। ये मुगल थे, तो बाबर के वंशज उसके बाद में आएंगे और 1757 आते आते आप देखिएगा मुगल वंश का पतन हो चुका होता है लगभग और लगभग। ठीक, तो कुल मिलाकर के यही सब हमको जानना है। आइए हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी से लेकर के 1757 एडी तक। सभी प्रश्न करने होते हैं अति लघु उत्तरीय के। देखिए, पेपर आपका 3 में होगा, खंड आ, बा और सा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे उनकी अगर बात की, उनकी संख्या 10 होती है, 10 के 10 करने होते हैं। अच्छा, जो आपका इसे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, तो उसमें पेपर पैटर्न क्या होता है? आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न दे जाएगा 200 शब्दों में लिखने के लिए। तो ये जो प्रश्न है उसी कैटेगरी के हैं, तो आप उसको परेशान मत होइएगा उसको लेकर के। ओके, और उसमें 4 प्रश्न बाकी दीर्घ उत्तरीय के यदि आते हैं जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है ये। ओके, सॉरी। तो ये इस प्रकार से आपको करना है। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये भारत में तुर्की साम्राज्य का प्रथम सुल्तान था। क्या लिखेंगे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का क्या था? प्रथम सुल्तान था। आगे लिखेंगे 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है ये तुर्की साम्राज्य का एक प्रकार से क्या होता है? प्रथम सुल्तान होता है। और इसने आपको जब गौरी मर जाता है तो ये अपने आप को एक स्वतंत्र जो है सुल्तान के रूप में घोषित कर देता है 1206 ईस्वी में। और यहीं से देखिएगा, यहीं से हमको पढ़ना है। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझ में आ गई बातें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बात की है तो मुख्य रूप से आप देखिएगा 2 स्मारक इसकी बड़े फेमस हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये कला से प्रेम करता था और दिल्ली में इसकी एक मस्जिद है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। और एक और है अजमेर में, आप देखिएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब उल इस्लाम, ये 2 जो है जो एक प्रकार से इमारतें रही या स्मारक रहे हैं, उनका निर्माण यानी मस्जिद टाइप की है, तो मस्जिद ही कह लीजिए। तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा वो भी एक मस्जिद ही है उसी टाइप की। तो ये 2 मस्जिदों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये बात ध्यान रखिए। तो आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 स्मारकों के नाम बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? प्रश्न कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन शहाबुद्दीन मसूद खिलजी
का सबसे बड़ा बेटा तथा सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इन्हीं का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। 1290 ईस्वी में आप देखिएगा खिलजी वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान जो शमसुद्दीन होता है उसको समाप्त करके जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं गद्दी पर बैठते हैं और एक दयालु और विनम्र शासक रहते हैं जलालुद्दीन खिलजी। आप देखिएगा उसके बाद में जो है अलाउद्दीन शहाबुद्दीन जो अलाउद्दीन है शहाबुद्दीन मसूद खिलजी का सबसे बड़ा लड़का होता है, लेकिन सुल्तान जो थे उस समय जलालुद्दीन खिलजी थे उन्हीं का भतीजा था और इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करके उनका मृत्यु करके 1296 में आप देखिएगा जो है 1296 ईस्वी में उसकी हत्या कर देता है अपने चाचा की और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। ये आप देखिएगा वो उस मूवी में दिखाया गया है। पद्मावत मूवी जब देखेंगे तो उसमें इस कंडीशन को दिखाया गया है। रणवीर सिंह जो है इसका किरदार निभा रहे थे अलाउद्दीन खिलजी का और उसको मार करके अपने चाचा को गद्दी पर बैठ जाते। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझ में आ गई बातें। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी ये जलालुद्दीन खिलजी की अनुमति लेकर के एक भिलसा अभियान चालू किया था इसने। 1292 ईस्वी में मालवा स्थित भिलसा पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त करी। यहाँ से अपार धन लूट करके दिल्ली गया। भिलसा अभियान की सफलता से अलाउद्दीन की विजय और धन की लालसा दोनों जागृत होती है और यहीं से आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे इसके मन में हो जाता कि अब मुझे सुल्तान बनना है और आते आते अपने चाचा को ही मार बैठता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं बताइए। बताएं फटाफट से। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं बताइए। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी 4 योजनाएं चालू करी थी और 4 की चारों योजनाएं इसकी बेकार गई थी। इसको पागल सन की शासक कहा जाता है। कहा जाता है जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो जनता को इससे और इसको जनता से दोनों से फुर्सत मिली। ठीक, यानी जनता इससे इसके शासन से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ऊब चुकी थी और ये भी ऊब चुका था शासन करके जनता से। ओके, क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा था अपने ज़माने में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आप देखिएगा ये 4 योजनाएं। पहली योजना तो इसकी थी दुआब कर में वृद्धि। दुआब वो क्षेत्र होता है, दुआब दुआब माने जो दो तरफ से नदी हो, दुई आब यानी दुई तरफ से आब हो। जो कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा तोहरे आब नहीं है, गांव वगैरह में आब नहीं है तुम्हारे मुंह से जो चाहते निकल देते हो। आब माने होता है एक प्रकार से थोड़ा सा मतलब कि रोकना किसी प्रकार। तो नदी जैसे 2 नदियां रोक रही बीच के रास्ते को, तो इसी को दुआब क्षेत्र कहा जाता था। यानी कि दोनों तरफ, एक तरफ ये नदी बह रही, एक तरफ ये नदी, तो ये जो दोनों बीच के क्षेत्र होते हैं, नदियों के बीच का क्षेत्र, वो बड़े उपजाऊ होते हैं। तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इन उपजाऊ क्षेत्रों में जब ज़्यादा लोग कमा रहे थे, ज़्यादा लोग जो है क्या कर रहे थे, वो उत्पादन कर रहे थे, तो उसको लगा कि ये लोग ज़्यादा उत्पादन कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर दिया इसने, टैक्स को बढ़ा दिया। सबसे बड़ी गलती इसकी ये रही। दूसरी योजना जो इसकी रही है, इसने राजधानी परिवर्तन कर लिया। ओके, इसने राजधानी परिवर्तन कर लिया, दौलताबाद कर लिया अपनी राजधानी, देवगिरी। ओके, और इसके अलावा तीसरी बात इसकी ये रही कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। यानी जहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के छप रहे थे, यहाँ पर इसने जो है तांबे और स्टील के सिक्के प्रारंभ करवा दिए। तो उससे भी दिक्कत होने लगी, लोग अपने घर ही बैठ के सिक्का छापने लगे उस समय। तो सांकेतिक मुद्रा जब उसका कहीं ना कहीं प्रचलन ही नहीं था। आज जैसे नोट का कीमत 100 रुपये का नोट है, तो यह क्या वो 100 रुपये का जो नोट आप देख रहे हो, क्या वो 100 रुपये की कीमत की है? नहीं है 100 रुपये कीमत की। बस ये है कि वो सांकेतिक मुद्रा उस कागज़ को देंगे तो 100 रुपये मान करके लोग ले लेंगे। ठीक, 500 का नोट जब बंद हुआ तो देखेंगे उस कागज़ की कोई वैल्यू थी, नहीं थी ना। तो वही चीज़, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ये भी इसकी एक प्रकार खिलाफ ही रहा मामला। चौथा जो मोहम्मद बिन तुगलक करता है वो है खुरासान और जो है कराजल अभियान इसका, ये भी निसफल रहा। तो खुरासान और कराजल अभियान, ये 4 अभियान इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष आ चुका, हुमायूं कौन था? हुमायूं कौन था भैया? हुमायूं के बारे में पूछा जा रहा है। तो हुमायूं की बात की जाए तो ये बाबर का सबसे बड़ा लड़का था। हुमायूं ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी माता का नाम माहम बेगम था। और जो हुमायूं है, इसका जन्म की बात की तो 6 मार्च 1508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका? हुमायूं का, 1508 में। ठीक है, 1508 ईस्वी में इसका जन्म होता है।
और काबुल का एक दुर्ग है, उसी दुर्ग में इसका जन्म होता है। हुमायूं ने तुर्की, अरबी और फारसी इन सभी भाषाओं का अध्ययन किया और बचपन से ही उसे राजकीय कार्यों की शिक्षा दी गई थी ताकि वो आगे चल करके क्या करे, राज्यभार से अच्छे तरीके से संभाल ले। इसका भाई अस्करी, हिंदाल, ये तमाम सारे आते हैं। जब बाबर मरता है 1530 में तो कहता है इससे कि अपने भाइयों में जो ज़मीन जायदाद है, जो राज्य है, उसको बराबर बांट देना। और सबसे बड़ी भूल यही कही जाती है इतिहास में हुमायूं की, जो उसने अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया, सभी को दे दिया और सभी ने क्या कर दिया, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, इसका साथ ही नहीं दिया। होता क्या है, फिर शेर शाह आता है, इसको जो है कई बार हराता है। तो हुमायूं यही था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 5वां प्रश्न, नूरजहां के चरित्र पर प्रकाश डालिए। नूरजहां के चरित्र पर प्रकाश डालिए। नूरजहां के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। नूरजहां, नूरजहां, तो नूरजहां जो थी अत्यंत सुशिक्षित थी, आप बताइएगा, बुद्धिमान स्त्री थी और कविता, संगीत, चित्रकला, इन सभी का इनको शौक था नूरजहां को। और एक विशाल पुस्तकालय बना करके अमूल्य पुस्तकों को संग्रहित भी किया था नूरजहां ने। और आप देखिएगा, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार की बड़ी ज़्यादा शौकीन थी नूरजहां। इसके अलावा शासन कार्यों में पर्याप्त और सक्रिय रुचि भी लेती थी ये। धैर्यवान थी, साहसी भी थी ये नूरजहां, सदाचारी थी, धार्मिक थी, चरित्रवान स्त्री भी थी। और इसका स्वभाव में बात की जाए तो उदारता और करुणा भी इसके स्वभाव में झलकती थी। तो नूरजहां की अगर बात की है तो इसका चरित्र ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 6वां नंबर प्रश्न, चौथ और सरदेश मुखी क्या थे। ये एक प्रकार से कर थे जो कि शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। आप देखिएगा, चौथ और सरदेश मुखी जो थे, जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, उन्हीं से कर असूला जाता था। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि यह दोनों एक प्रकार से कर हैं जो कि पड़ोसी, मतलब कर थे जो पड़ोसी राज्यों से वसूल किए जाते थे। चौथे, आप देखिएगा, चौथे पड़ोसी प्रदेशों की वार्षिक आय जो होती थी, एक चौथाई होती थी। चौथ जो होता था, चौथ में एक चौथाई, यानी कि अगर 100 रुपया कमा रहा है पड़ोसी राज्य, तो उसका एक चौथाई यानी कि 100 गुणे 1/4 कितना हो जाएगा, 25 रुपया। यानी 25 रुपया शिवाजी को दे जा करके। और क्यों देता था, जो कि शिवाजी उनके राज्य की रक्षा करते थे, ठीक, इसीलिए देता था, मुगलों से उनकी रक्षा करते थे। तो ये होता था चौथ। इसके अलावा सरदेश मुखी भी इसी प्रकार से था। सरदेश मुखी क्या था कि उस प्रदेश की जो आय होती थी उसका 1/10वां भाग, यानी मान लेते हैं 100 रुपया कमा रहा है तो 1/10 कर दो उसका, यानी कि लगभग 10 रुपया जो है, 10 रुपया शिवाजी जो है कर के रूप में लिया करते थे, आय कर। ओके, तो इस प्रकार से व्यवस्था थी जो कि मैंने आपको बताई, ये शिवाजी के द्वारा लागू की गई थी। कौन सी, सर और मतलब चौथ और सरदेश मुखी, ये मुख्य रूप से आय का भी साधन भी था मराठा साम्राज्य का। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, ताजमहल और लाल किला के बारे में बताओ। ताजमहल क्या है और लाल किला क्या है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है ना। तो ताजमहल, अच्छा, शिवाजी कौन थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता जो है, जो शाहजी थे, वो मेवाड़ की सिसोदिया वंश के, और माता जी जीजाबाई जो थी वो देवगिरी के यादव वंश की थी। और शिवाजी का जन्म शिवनेर की पहाड़ी में स्थित हुआ था, देवी जी के मंदिर में, और वहीं भवानी के आशीष से हुआ था। तो इसलिए अब देखिए शिवाजी इनका नाम भी पड़ा और बड़ा फेमस नाम है। इनके बच्चे, इनके लड़के का नाम संभाजी। ओके, हालांकि आगे देखते हैं, एक मालवे पर लिखित का एक मालवे पर और अवेलेबल है, इससे पहले उसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। ताजमहल एवं लाल किला के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ताजमहल क्या है, ताजमहल जो है ये आप लिखेंगे, क्या लिखें ताजमहल के बारे में, कि यह विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और उनकी प्रिय पत्नी थी, उनका नाम था मुमताज़ महल। उन्हीं की पावन स्मृति में, उनकी याद में इस जो है, जो एक प्रकार से ताजमहल नामक इमारत है, इसकी रचना की गई, इसको बनवाया। और ताजमहल आप देखिएगा, ताजमहल आगरे के यमुना नदी के तट पर आप देखिएगा स्थित है। और शाहजहां की सर्वश्रेष्ठ इमारत जो है, ये ताजमहल ही कही जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ये एक जो है, इसमें विश्व धरोहर में भी शामिल है ताजमहल। इसके अलावा लाल किले की अगर बात करें तो लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और यह सुंदरता तथा शोभा से पूर्व अनोखा है और संभवतः विश्व में अतुल्य भी है लाल किला। और इस किले का निर्माण सुनिश्चित योजना के अनुसार किया गया था। इसकी लाल किले की लंबाई 3100 फीट और चौड़ाई 1650 फीट है। इसका मुख्य द्वार आप देखिएगा, जो प्रवेश द्वार है, लाहौरी द्वार के नाम से जाना जाता है।
वास्तुकला की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण या भवन शाहजहाँ के शासनकाल के आप देखिए उसी शासनकाल में निर्मित होता है। और अन्य जो भवन बने इनके शासनकाल में शाहजहाँ के, उन सभी में आप देखिएगा तो सबसे अच्छा माना जाता है लाल किला और ताजमहल। तो आप देखिएगा जो शाहजहाँ थे ये कला प्रेमी था, स्थापत्य कला प्रेमी खास करके। तो ये स्वर्णयुग कहा जाता है मुगल काल का स्वर्णयुग शाहजहाँ के इतिहास को कहा जाता है। चूँकि इसमें ज़्यादा जो है एक प्रकार से ना तो दिक्कत हुई लोगों को और ना ही ये सही तरीके मतलब कि अच्छे तरीके से इसने शासन भी सही तरीके से किया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रमुख सूफी प्रश्न क्या है? प्रमुख सूफी संप्रदायों के नाम लिखिए। प्रमुख सूफी संप्रदाय के नाम पूछ रहा आपसे, तो सूफी संप्रदाय के नाम आप देखिए जैसे कि चिश्ती संप्रदाय होगा, लिखिएगा पहला। प्रमुख सूफी संप्रदाय निम्न है, पहला लिखिएगा चिश्ती संप्रदाय। दूसरा लिखिएगा सुहरावर्दी संप्रदाय, कौन सा? सुहरावर्दी संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय कौन सा है? कादरी संप्रदाय। चौथा संप्रदाय कौन सा है? नक्शबंदी संप्रदाय। पांचवा संप्रदाय कौन सा है? सत्तारी संप्रदाय। ओके, ये सब संप्रदाय हैं जो कि आपको सूफी संप्रदाय कहे जाते हैं। ओके, तो इसको लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध। थोड़ा सा मेरी आज तबीयत डाउन है, नहीं तो इतनी एनर्जी लेस में मैं कभी नहीं पढ़ाता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाते हुए। लेकिन आपका पेपर लगा हुआ है, तबीयत मेरी डाउन है, जुकाम बहुत तगड़े से है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से, बट थोड़ा बहुत प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ था? तो सभी को पता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था भैया पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में हुआ था। बिल्कुल, किसके किसके बीच में हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और बाबर ने इसमें सबसे पहले आप देखिएगा तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बारू जो एक प्रकार से जो क्या बोलते हैं तोपों का प्रयोग किया, 2 तोपची रखे इसने। इस प्रकार से आप देखिएगा 4 तोपची इसके पास थे वैसे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, क्यों जीता बाबर, इसके कई कारण भी है। तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग, तोपों का प्रयोग पहली बार युद्ध में, ये सभी कहीं ना कहीं पे नए थे, अनजान थे इनसे लोग। और तुलगमा युद्ध नीति मतलब 3 तरफ से घेर करके शत्रु पर वार करना कहलाता था। तो इसी प्रकार से इन्होंने किया। उस समय कहा जाता है कि बाबर के पास मात्र 25,000 की सेना थी। और आप देखिएगा उनमें से कुछ सेना भी धोखा दे गई थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो इब्राहिम लोदी है इसके पास लगभग 1 लाख की से अधिक सेना है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। अगला और अच्छा, दूसरा युद्ध पानीपत का किन के बीच में हुआ था? दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ओके, जिसमें हेमू पराजित होता है और अकबर की विजय होती है। अकबर मात्र 9 या 10 साल का था जब ये युद्ध होता है। और उसी में आप देखिएगा बैरम खान इनकी तरफ से लड़ रहे थे, बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे सेना का। ठीक, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष, मुगल कालीन इतिहास को जानने के प्रमुख साधन बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मुगल कालीन इतिहास को जानने के प्रमुख साधन। मुगल काल इतिहास को हम जानते कैसे हैं? किस किस चीज़ों के माध्यम से हमको पता चलता है? कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमको वहाँ के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है मुगल काल की? ओके, बताएं सभी लोग। तो मुगल बादशाह जैसे आप देखिएगा बाबर और जहांगीर द्वारा लिखी गई जो आत्मकथाएँ हैं वो उनके बारे में जानकारी देती है, खुद ही इन लोगों ने लिखी। आप देखिएगा दीवान हो गया, इसके अलावा जो है दस्तूर उल अमल हो गई किताब, अखबारात ए दरबारी ए मुअल्ला इंसा जो है मकतूबात हो गई। इसके अलावा मलफूजात रचना ही है। विभिन्न यूरोपीय यात्री के जो विवरण हुए उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के माध्यम से मुगल काल के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्व द्वारा सुरक्षित विभिन्न वस्तुओं से जानकारी मिलती है। मुगल कालीन इतिहास से हमको जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आप देखिए मुगल कालीन इतिहास के बारे में जानकारी हमको इन सभी तथ्यों से मिलती है, तमाम सारी पुस्तकों से। तो जो कि बाबरी से हो गई, यानी बाबरनामा से जानकारी मिलती है। ओके, अकबरनामा से मिलती है, हुमायूंनामा से मिलती है, तो जो कि जहांगीरी से मिलती है। ठीक, ये सब ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इन सभी चीज़ों को। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, स्क्रीन पर देखिए। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको करने, खंडशः से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि इल्तुतमिश गुलाब वंश का वास्तविक संस्थापक था। टिप्पणी लिखिए।
प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि जो इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश का क्या है, वास्तविक संस्थापक था। ये इस बात पर टिप्पणी लिखे। या आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश का मूल्यांकन करें। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्या आप इल्तुतमिश को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे, तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। ओके, तो जब हम आप देखिएगा कि जब हम इस प्रकार विचार करते हैं कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या इल्तुतमिश था, तो हमारे सम्मुख एक समस्या आकर के खड़ी हो जाती है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के विचार से मोहम्मद गौरी ने प्रवेश किया तथा उसने अनेक विजय भी प्राप्त करी मोहम्मद गौरी ने, किंतु उसने कोई केंद्रीय शासन व्यवस्थित नहीं किया और कुतुबुद्दीन ऐबक अल्प शासन काल में शासन के संबंध में कुछ भी महत्वपूर्ण सुधार ना कर सका। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के उपरांत आप देखेंगे अनेक प्रांत स्वतंत्र हो जाते हैं और कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकता था। यदि इल्तुतमिश 27 इल्तुतमिश ना होता तो निश्चय ही कुछ काल पश्चात जो है भारत की राजनीतिक दशा ठीक वैसी हो जाती जैसी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पूर्व ही थी। और वास्तव में गुलाम वंश की स्थापना करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को ही प्राप्त है और उसने अनेक कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना भी किया, एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना की, तुर्क साम्राज्य के विरोधियों को परास्त किया, दिल्ली के सिंहासन को कांटों से निकालकर फूलों की सेज पर रख दिया। इस प्रकार से तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जाहिर सी बात है ना तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कह सकते हैं और ना ही हम मोहम्मद गौरी को कह सकते हैं। तो बचा कौन अपना इल्तुतमिश बचा, तो उसी को हम बोल देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इल्तुतमिश क्या है, वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बलबन के राजस्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बलबन का राजस्व सिद्धांत आपसे पूछ रहा है। बलबन के राजस्व सिद्धांत के बारे में आप बताएं। ये बढ़िया प्रश्न है। जो बलबन है इसका राजस्व सिद्धांत क्या भाई, आप देखिएगा बलबन का राजस्व सिद्धांत है बलबन अनुशासन प्रेमी सुल्तान था और उसने सिंहासन और राज दरबार की शान बनाए रखने के लिए कठोर राजत्व सिद्धांत बनाया था। और उसके राजस्व सिद्धांत जो है कई प्रकार से थे। इससे पहला इसका राजत्व सिद्धांत था कि राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था ये, यानी बलबन जो था ये राज्य को ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक संस्था मानता था और उसका विश्वास था कि राजा या सुल्तान ईश्वर द्वारा जनता पर राज करने के लिए भेजा गया प्रतिनिधि है और ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण से सुल्तान प्रजा द्वारा पूज्य है और सुल्तान के विरुद्ध बोलना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना ये पाप है और सुल्तान की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है, ऐसा मानता था ये बलबन। इसके अलावा इसकी दूसरी जो राजत्व सिद्धांत है वो क्या है, दूसरा राजत्व सिद्धांत इसका है निरंकुशता। निरंकुशता की बात करें तो बलबन जो था इसके अनुसार सुल्तान राज्य में सर्वोच्च पद पर आसीन है और इसकी उसकी निरंकुशता में कोई संदेह नहीं है, ये भी कहता था। निरंकुश हो अगर राजा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मानना था। तीसरी इसका राज सिद्धांत था सत्ता की प्रतिष्ठा एवं सम्मान। बलबन राजपद के गौरव को सुल्तान के द्वारा भी बनाए रखने का समर्थक था और उसका विश्वास था कि सुल्तान जितना गंभीर रहेगा उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। वह अपने दरबार की शान शौकत बनाए रखने का शौकीन था। वह निम्न वर्ग के लोगों से भेंट स्वीकार करना नहीं पसंद करता था, आम आदमियों से मिलना नहीं चाहता था। वह सदैव शान शौकत से मिलता था लोगों से, जिसके उसके दरबार में कोई हंसने का साहस नहीं करता था। वह किसी के समक्ष अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को प्रकट नहीं होने देता था। बलबन ने सिजदा और पबोस जैसी शान शौकत की परंपराओं को भी प्रारंभ किया। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है किसने सिजदा और पबोस दो प्रथाएं जो है किसने प्रारंभ करी राज मतलब कि उसमें दरबार में, तो इसी ने प्रारंभ करी थी, सिजदा और पबोस। यानी कि सिजदा माने सिर झुकाना, पबोस माने प्रणाम करना। ओके, पाँव पकड़ना, ये चीज़। चौथी चीज़ ये थी रक्त और लौह नीति अपनाई इसने। ओके, बलबन अपराधियों और विद्रोहों का दमन करने से रक्त और लौह की नीति का समर्थक रहा है और उसका आदेश था कि विद्रोहियों का दमन इतनी क्रूरता से किया जाए कि दर्शन वर्ग आतंकित हो जाए और अपराध करने का साहस दोबारा वो ना कर सके, जो देखे वो दोबारा से अपराध ना कर सके। इस प्रकार से अपराधी को दंड दे ताकि जो देखने वाले हैं उनके मन में अगर अपराध करने की इच्छा जग भी रही हो तो अपराध की इच्छा जो है उनकी समाप्त हो जाए। ओके, एक क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से बलबन का राजत्व सिद्धांत था। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष था
फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक एवं सैनिक सुधारों का विवरण दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे क्या पूछ रहा है, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का विवरण दीजिए या आर्थिक और सैनिक सुधारों का। सबसे पहले आर्थिक सुधारों की बात करें हम, तो आर्थिक सुधारों में आप देखिएगा, जैसे पहला सुधार इसका रहा है कि सुल्तान ने इस्लाम धर्म विरोधी सभी करों को हटा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने जो इस्लाम विरोधी तमाम सारे कर लगाए गए थे उन सभी को हटा दिया। दूसरी इसकी बात थी कि उसके शासनकाल में सिराज और जजिया, मतलब खिराज जजिया जो कर लगता था, जक़ात कर लगता था, इन सभी आय के प्रमुख साधन जो थे। और फिरोज शाह ने इस्लाम प्रथा के अनुसार खम्स का 4/5 भाग सैनिकों के लिए छोड़ करके राज्य के लिए केवल 1/5 भाग लेने की व्यवस्था की। इसके अलावा आप देखिएगा, इसने जो है, इसकी अगर बात की जाए तो सुल्तान ने एक नहर भी बनवाई। ठीक है, एक नहर बनवाई, आप देखिएगा। ओके, सिरमौरा की पहाड़ियों से हांसी तक, और एक नहर घाघरा से फिरोजाबाद तक सिंचाई के लिए बनवाए, तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया इसने। इसके अलावा सुल्तान ने कृषि की उन्नति के लिए यमुना की नहर 150 मील लंबी बनवाई, और सतलज से घाघरा तक 96 मील लंबी नहर बनवाई। तो इसका काम बहुत अच्छे तरीके से किया। तो ये सब आर्थिक सुधार थे इसके। इसके अलावा सुल्तान ने कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक राजस्व विभाग की स्थापना की, और इसके अलावा ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को उसका अध्यक्ष भी बना दिया। तो इस प्रकार से इसके आर्थिक सुधार थे ये। और इसकी अगर बात की है सैनिक सुधारों की, तो सैनिकों में भी बड़ा सुधार किया। पहला सुधार ये था कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को बंद करके जागीर प्रथा का आरंभ कर दिया। ओके, इसके अलावा सुल्तान ने सभी सैनिकों के साथ समान व्यवहार नहीं किया। उसने सैनिकों के 2 भाग कर दिए। प्रथम भाग में अस्थाई सैनिक को रखा, और जिन्हें सुल्तान जागीरें प्रदान करता था, और सेना के दूसरे भाग में अस्थाई सैनिकों को रखा, जिनको सुल्तान नगद वेतन देता था। यानी कि उनको जागीर मान लेते, शासन करो तुमको जागीर, कुछ खेत पात दे देंगे, ठीक है, जमीन जायजा दे देंगे। दूसरे को केवल वेतन देता था, वो अस्थाई। जो वेतन पाते थे उनकी कोई पक्की नहीं नौकरी, प्राइवेट लिमिटेड होते थे। ठीक है, और जिनको एक प्रकार से जागीर मिलती थी वो सरकारी होते थे। ओके, इस प्रकार से व्यवस्था थी इसकी। ओके, तो ये तो सैनिक सुधार। इसके अलावा सैनिक सुधारों में आप देखिएगा, सुल्तान ने सेना में घोड़ों की रजिस्ट्री करने के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया था, जिसे अर्जे ममालिक कहते थे। तो आपसे पूछेगा जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने घोड़ों की रजिस्ट्री करने के जो अधिकारी नियुक्त किया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था अर्जे ममालिक। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते तो ये सब आर्थिक सुधार इन्होंने किया। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न क्या है मेरे भाई, 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए, लोधी वंश के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। लोधी वंश का पतन क्यों हुआ, इसके कई कारण थे। लोधी वंश के पतन के कई कारण थे, जैसे कि पहला कारण था कि जो है विद्रोह का काल। विभिन्न विद्रोहों के कारण से आप देखिएगा लोधी वंश के शासकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और प्रत्येक सुल्तान के काल में कोई ना कोई विद्रोह होते ही रही, और इन्हीं कारण से सल्तनत निर्बल हो जाता है और अंतोगत्वा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दूसरी बात इसकी ये है कि सीमाओं की सुरक्षा का अभाव, यानी कि लोधी वंश के शासकों ने सीमांत प्रदेश और सीमाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, और न ही देश की बाह्य सुरक्षा के लिए सीमांत प्रदेशों में छावनियां स्थापित करी। तो काबुल से भारत आने में बाबर को कोई परेशानी भी नहीं हुई, और वो आया और इब्राहिम लोदी को टपका के अपना यहाँ पर राज किया। तीसरी बात, बहलोल लोदी की उदारता, ये भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पर लोधी वंश के पतन के कारण में शामिल है। चौथी बात है कि हिंदुओं के प्रति कठोर नीति। लोधी वंश के सुल्तानों ने हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार किए, और सिकंदर लोधी ने हिंदुओं को यमुना घाट पर स्नान नहीं करने दिया, मतलब वहाँ पर भी रोक दिया, और इसी कारण हिंदू लोग लोधी के विरुद्ध विद्रोह भी करने लगे थे। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा आप देखिएगा, इब्राहिम लोधी का चरित्र, लोधी वंश का चरित्र अत्यंत ही दूषित था, और उसमें देखिएगा कि उच्च कोटि का अभिमान था इब्राहिम लोधी में। अमीरों के प्रति कठोरता से आता था, विचारों की अस्थिरता थी उसमें, धार्मिक संकीर्णता थी, हठ था, वो हठी था, उग्र स्वभाव का था इब्राहिम लोधी, और इसके व्यक्तित्व का एक प्रकार से जो दुरुपयोग किया अपने व्यक्तित्व का, और वही कारण कहीं ना कहीं पे लास्ट कारण, तत्कालिक कारण मान सकते हो आप, लोधी वंश का जो पतन हुआ। 6वां प्रश्न देखिएगा, शेर शाह की सफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। शेर शाह की सफलता के कारण कौन कौन से, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शेर शाह की सफलता के कारण क्या हो सकते हैं, फटाफट से बताएं सभी लोग। शेर शाह सूरी। ओके,
तो पहला कारण है शेरशाह की सफलता का पहला कारण है कि वो न्यायप्रियता उसके अंदर थी। क्या थी? न्यायप्रियता थी। शेरशाह एक न्यायिक सम्राट था या न्यायप्रिय सम्राट था और उसने जागीर का प्रबंध करते समय ही कई स्थानों पर अपनी न्यायप्रियता का परिचय भी दिया था, जिससे जनता में कहीं न कहीं पे उसका सम्मान काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये न्यायप्रिय था, इसीलिए जो है ये सफलता इसको मिली। दूसरी बात ये है कि धार्मिक सहिष्णु था। शेरशाह एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसने हिंदू और मुसलमानों को समान समझा और अपने धार्मिक सहिष्णु के गुण के कारण से उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना भी करी। तो ये चीज़ थी। तीसरी बात थी शेरशाह की सफलता का कारण ये था, कुशल सेना नायक था ये। ओके, शेरशाह एक महान सेनानायक था और इसने अपने गुण के कारण ही शेरशाह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। चौथी बात है कूटनीतिज्ञ भी था ये। इसके अलावा पांचवी चीज़ है ये प्रजा प्रिय भी था। शेरशाह जो था ये अपनी प्रजा को पुत्रवत समझता था, पुत्र की भांति समझता था, जिससे उसको प्रजा का पूरा पूरा सहयोग मिलता था। एक विद्वान के अनुसार लोक हित का संरक्षक और लोक न्यायी सम्राट होने के कारण से शेरशाह की तुलना रूस के सम्राट जार सिकंदर द्वितीय से भी की जा सकती है, एक विद्वान ने कहा है। तो इस प्रकार से ये तमाम सारी जो है कारण थे जिसके कारण से शेरशाह सफल हुआ। अगला बस देखिएगा आपके समक्ष अकबर की राजपूत नीति के क्या जो है परिणाम हुए बताएं। अकबर की जो राजपूत नीति थी इसके क्या परिणाम हुए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। क्या क्या परिणाम हुआ भाई अकबर के राजपूत नीति का? पहला परिणाम हुआ कि अकबर की राजपूत नीति लिखेंगे सभी लोग। पहला परिणाम ये हुआ कि अकबर की राजपूत नीति और मुगल साम्राज्य के लिए अत्यंत हितकारी सिद्ध होती है। जो राजपूत पहले मुगलों से लड़ने को जो एक प्रकार से उद्यत रहते थे, अब वे ही मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अपना खून पसीना बहाने लगे। ये पहली का परिणाम हुआ। इसका दूसरा परिणाम हुआ कि अकबर के शासनकाल में जो सैनिक मतलब कि राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक उन्नति हुई, जिसमें आप देखिए राजपूतों ने यथेष्ट किया, मतलब अच्छा कार्य किया। तीसरी बात इसकी परिणाम ये हुआ कि अकबर की अधीनता स्वीकार न करने से राजस्थान युद्ध की विभीषिका से अधिक प्रभावित हुआ और जिसका राजपूतों की स्वतंत्रता और उसका जो स्वाभिमान होता है उनको लोगों का वो नष्ट होता है और वे स्वतंत्र राजा ना होकर के सेवक बन जाते हैं। इससे राजपूताना का जो नैतिक हुआ, राजपूताना लोगों का वो नैतिक पतन प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से कई सारे परिणाम निकले। चौथा परिणाम ये निकला कि अकबर की राजपूत नीति के फलस्वरूप हिंदू रीति रिवाजों में फूट पड़ गई। मेवाड़ के विरुद्ध भेजे गए अभियानों में मान सिंह आदि राजपूतों ने प्रमुख भाग लिया। इसके अलावा पाँचवीं जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि अकबर की इस नीति के फलस्वरूप हिंदू रीति रिवाज शाही मामलों में भीतर भी पहुंच गए। ये तमाम प्रकार की। इसके अलावा इस नीति के फलस्वरूप वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, साहित्य इन सभी पर हिंदू और मुसलमानों दोनों में समान्वित विचारों का प्रभाव एक प्रकार से पड़ा और दोनों लोग एक प्रकार से एक दूसरे की चीज़ों को जानने लगे। तो ये सब अकबर के राजपूती नीति के कारण जो है एक प्रकार से परिणाम हुए। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे फटाफट से बताएं। मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? कई कारण है मुगल साम्राज्य के पतन के, कई कारण है मुगल साम्राज्य के पतन के। कौन कौन से कारण है भैया मुगल साम्राज्य के पतन के कारण? कौन कौन से हैं? पहला कारण आप सभी लोग लिखिएगा शासन की दुर्बलताएं। दूसरा कारण लिख लीजिएगा औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि औरंगजेब के बाद में आप देखिएगा मुगल काल की सत्ता जो थी उसको संभालने वाला कोई नहीं था। तीसरी बात ये कि जनता का असंतोष था। भारतीय जनता अकबर को छोड़कर मुगलों को विदेशी लुटेरा समझती थी, क्योंकि कठोर करों से सामान्य जीवन असहनीय बना देता इन लोगों ने। चौथा कारण था कि मराठों का उत्कर्ष हो रहा था उसी समय, मराठा शक्ति उदय हो रही थी, क्योंकि दक्षिण में शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी से मुगलों का निरंतर युद्ध करने पड़ रहे थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि मुगल सत्ता कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा भयभीत होती है, और जब उत्तराधिकारी सही नहीं है और उसके बाद में और तमाम प्रकार की चीज़ें, तो उस समय अपने फुल फॉर्म में होता है मराठा साम्राज्य। ओके, पांचवी चीज़ है कि आर्थिक दिवालियापन, कृषकों पर बढ़ते अत्याचार, दरबार के बढ़ते हुए खर्चे और परवर्ती बादशाहों को ऐश्वर्य प्रियता ने मुगल अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बना दिया और सभी लोग जो है एक प्रकार से उत्तराधिकारी नहीं हुए उसके बाद में, औरंगजेब के बाद में। और इसी कारण से आप देखिएगा तो मुगल साम्राज्य का पतन होता है और मराठा शक्ति का उत्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण कारक। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करो।
भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ इसके बारे में बताओ। वैसे भक्ति आंदोलन का क्या क्या प्रभाव हुआ फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, बताइए। बताओ भाई, भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो भक्ति आंदोलन जो है ये सामाजिक धार्मिक जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। और आप देखिएगा जैसे कि क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव आप सभी लोग लिखिए थे, भक्ति आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा। जब भक्ति आंदोलन होता है आप देखिएगा उसी समय जब भक्ति आंदोलन होता है, इससे पहले वाला मॉडल पेपर आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं इसीलिए मैं सही तरीके से आपको पूरा का पूरा समझा नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से। ओके, बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको आपका कुछ कोई मतलब कि कुछ मिस ना हो और आसानी से आपको कुछ बातें बता दी जाएँ। ओके, तो बाकी आप देख लीजिएगा जो अगला मॉडल पेपर हमने डाला है पिछला वाला वो बहुत ही बेस्ट है, उसमें मैंने खूब अच्छी तरीके से समझाया हर एक प्रश्नों को, आप देख लीजिएगा। तो भक्ति आंदोलन की बात की है तो इसका प्रभाव ये है, पहला प्रभाव कि हिंदुओं में आशा और साहस का संचार बढ़ा। जब लोगों ने देखा कि हाँ भक्ति खास करके आ रही है, भक्ति आंदोलन आया, उसमें लोगों को पता चला कि हमारे भगवान क्या है। अभी तक लग रहा था कि अब जो है एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा सारी चीज़ें, लेकिन उनको लगा कि हाँ भगवान ने कुछ करामात किया। तो क्या हुआ कि हिंदुओं में आशा और साहस का संचार पैदा हुआ। दूसरी बात, बाह्य आडंबरों का अभाव हुआ। संतों के उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग ब्रह्मचार्य जो ब्रह्मचारों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर होने लगे। हिंदू मुसलमान दोनों संतों ने चरित्र शुद्धता पर जोर दिया। इस प्रकार से जिनमें जो व्याप्त थी बुराइयां समाज में, उन बुराइयों को दूर किया भक्ति आंदोलन ने। भक्ति आंदोलन हुआ, जो लोग डरते थे भक्ति करने से कि नहीं सन्यासी बन करके ही पूजा की जा सकती है, वैसे नहीं की जा सकती, कहीं पर जा कर के नहीं, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पूजा करो, अपने मन में बसा कर तेरी मूर्ति। तो मन में आप अगर भाव से पूजे, अगर भाव सागर से बेड़ा पार है, ठीक, तो भाव सही है, भाव को भाव अलग आलस हूँ। तो बाह्य आडंबरों का भी अभाव हुआ। तीसरी बात यह है कि मुसलमानों के अत्याचारों में कमी होती है। इन संतों के उपदेशों का प्रभाव आप देखिएगा कि मुसलमान शासकों पर भी पड़ा। इन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित की और इससे मुस्लिम अत्याचार भी कम हुआ। चौथा प्रभाव इसका पड़ा कि उदारता का संचार भी बढ़ा। संतों के उपदेशों से हिंदू तथा मुसलमान दोनों में उदारता की वृद्धि होती है और भेदभाव को त्याग करके सहिष्णुता के साथ लोग जीवन यापन करने लगते हैं। पांचवा प्रभाव ये पड़ा कि हिंदू मुस्लिम धर्म का समन्वय होता है। हिंदू संतों और सूफी महात्माओं के उपदेश से हिंदू तथा इस्लाम धर्म के बीच समन्वय अभाव जो था वो मतलब कि समन्वय का अभाव जो उत्पन्न हुआ था, जो कटुता की कमी थी, उन सभी के साथ दोनों धर्म की एकता स्थापित हुई। और कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को एक प्रकार से अपना दुश्मन समझते थे, वो लोग एक प्रकार से अपने साथ आए और लोगों के विचार मिलने लगे, दोनों की संस्कृतियाँ मिलने लगी और इस प्रकार से ये तमाम प्रकार के प्रभाव पड़े भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप खास करके। और आप देखिएगा जो सूफी महात्मा थे, सूफी जो संत हैं, अधिकतर सूफी लोग जो प्रेमाख्यानक काव्य का धारा के देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, शेख निसार, इन सभी लोगों ने आप देखिए कभी न कहीं पे तो ये जो है कृष्ण और राधा जी के प्रेम के बारे में मतलब कि भारतीय कथाओं को अपनी शैली में लिखने का प्रयास इन लोगों ने किया। तो इस प्रकार से चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। बाकी ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। वैसे ओके, सीरीज वगैरह में केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं यहाँ से खंडसा के 5 शब्दों में इन प्रश्नों को उत्तर को लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है कि क्या बाबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आएगा, परीक्षा में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है शाहजहां का काल मुगल वंश तथा साम्राज्य के चरम उत्कर्ष का काल था, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपकी परीक्षा में। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ चुका, 16वीं शताब्दी तक के समाज धर्म सुधार आंदोलन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न ये तो जरूर आता है, मोहम्मद बिन तुगलक की गृह एवं विदेशी नीति का उल्लेख करते हुए सिद्ध कीजिए कि वह पागल था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल पागल था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा था अपने ज़माने का इसलिए पागल था। देखिए ये वीडियो आ चुकी है आपका सेक्शन ए यानी कि सोशियोलॉजी का। अब देखिए अगर आज हो पा रही क्लास तो हो जाएगी सेक्शन 2 की, मतलब चैप्टर 2 यानी कि 2 वाले सेक्शन की। एक तो मैंने 100 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर डाल दिया है सोशियोलॉजी का, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। ओके, देख लीजिएगा, बाकी हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।
इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताने का प्रयास किया गया। सोशियोलॉजी का बीए सेकंड सेमेस्टर का 60 मॉडल पेपर है इससे पहले, तो 3 मॉडल पेपर सोशियोलॉजी के ऑलरेडी हो चुके हैं और एक चौथा सोच रहे थे कि आज दे देंगे हम, लेकिन आज थोड़ा तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन लग रही मेरी, तो हो सकता है आज ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं प्रयास पूरी करूँगा कि हो जाए। ओके, चलिए मिला जाए फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये सेकंड पार्ट है, इसी प्रकार से आपका आएगा जब भी आएगा। चले फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आज भले ही अच्छा नहीं पढ़ा पाया।